श्री राधे राधे। सभी श्रोताओं व हमारे प्रिय विद्यार्थियों का मैं विपिन वर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने 23वें एपिसोड में। सभी लोग बहुत शिद्दत से पढ़ रहे हैं। इसका प्रमाण भी धीरे धीरे मिलता जा रहा है। जिस तरीके से आप लोग गंभीरता से पढ़ेंगे उसी प्रकार आप दूसरे के जीवन में गंभीरता से बदलाव भी ला पाएंगे। वास्तु की पढ़ाई में आगे की जो बात है वो कल एक हेडिंग लिखा के हमने आपको विवरण दिया था, उसी विवरण को आगे लेके चलते हैं। तो कई पुराणों में, कई किताबों में एक और कहानी मिलती है। इसमें आपने जो हेडिंग लिखा था वो था मत्स्य पुराण डैश भगवान शिव डैश अंधकासुर डैश वास्तु अवतार। 4 चीज़ें अलग अलग हैं, एक ही चीज़ में आएंगी। एक मूल है, 2 कैरेक्टर हैं और एक नया पार्टिकल बना, उसके बारे में बात। हमारी संस्कृत की जड़ में, आप हेडिंग के नीचे से लिखना शुरू कीजिए, हमारी संस्कृति की जड़ में पुराणों का बड़ा सहारा है। राह दिखाने का काम प्रत्येक समय व मनुष्य को पुराणों व वेदों के माध्यम से ही होता है। मत्स्य पुराण में एक कथ्य का वर्णन है कि अंधकासुर नाम का असुर भगवान भोले भंडारी शिव को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है। तभी भगवान शंकर से वह यह वरदान पाता है कि वह सभी लोकों को खा सके। बाकी सब तरफ तबाही मचाने के बाद वह पृथ्वी की तरफ चलता है और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास शुरू करता है। तभी सारे देवता उसे गिराकर उसके ऊपर खड़े होते हैं और वह दब जाता है। देवताओं के खड़े होने से वह स्थान उस दानव के शरीर पर 45 देवताओं के पद वास्तु का निर्माण करता है और अंत में उन सभी 45 देवताओं का वही पूज्य स्थान अंधकासुर के शरीर पर माना गया है। अंधकासुर को भी वास्तु पुरुष का नाम दिया गया है। वहीं जो देवता जिस स्थान पर राक्षस को दबाता है वही देवता उस स्थान का देव कहा
जाता है। सभी को राधे राधे, नमस्कार। ब्रीफिंग लेके चलते हैं। मत्स्य पुराण, भगवान शिव, अंधकासुर, वास्तु, अवतार। कल जो कहानी सुनाई थी वो कहानी भी गुरुजी ने अपनी किताब में शामिल की और ये दृष्टांत भी उन्होंने किताब में शामिल किया। आप जब 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ते हैं तो पाते हैं कि कबीरदास जी का हिंदी में एक महत्वपूर्ण स्थान है, पर उनके जन्म स्थान में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं। किसी का मानना है कि वो रुनकता नामक जगह पर जन्म पाए थे, कुछ लोग उसे कहीं और का मानते हैं। अब यदि आगरा से आप जाना चाहें तो कबीरदास जी के गांव जा सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। पर दूसरी जगह पर भी जो वर्णन आया है वहाँ का भी कुछ तो होगा। तो हम जब भी बात करते हैं तो दोनों ही बातें एक साथ आती हैं। दूसरा उदाहरण मैं महाभारत से दूंगा। वो उदाहरण है ये कि अर्जुन को लगता था कि अर्जुन ने महाभारत युद्ध लड़ा, पांडवों को लगता था कि उन्होंने महाभारत युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की। जब भीम के बेटे घटोत्कच और उसके नाती बर्बरीक से पूछा गया, जिन्हें बाद में कृष्ण जी ने अपना नाम दिया और वो आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। बर्बरीक जी से जब पूछा, पूरा युद्ध समाप्त होने के बाद कृष्ण जी ने उनको वरदान दिया। वरदान देने के समय पर मुलाकात हुई और उनको स्वर्गधाम भेजने का जो काम था वो कृष्ण जी ने किया। उससे पहले जो चर्चा हुई उसमें सभी लोग जो उस युद्ध के दौरान जीवित थे वो लोग सभी कृष्ण के साथ पांडव भी गए और बाकी जो बचे हुए लोग थे वो लोग भी गए, या जो मान लीजिए जा सके वो सभी लोग गए। जब कृष्ण जी ने और बाकी लोगों ने पूछा कि बर्बरीक, तुम्हें महाभारत युद्ध जब तुमने देखा तो उसमें तुमने क्या पाया, तो बाकी लोग जो अपनी आंखों से देख सकते थे उन्होंने वो देखा जो उन्होंने देखा, वो उन्होंने वर्णन किया। इधर बर्बरीक ने कहा कि मुझे तो सब जगह सिर्फ चक्र चलता घूमता प्रकाश करता काटता दिखाई दे रहा था और हर एक योद्धा से कृष्ण ही लड़ रहे थे। ये बर्बरीक का अपना ओपिनियन था। पांडवों का, बाकी लोगों का था कि पांडव कृष्ण के साथ में, कृष्ण साथ में थे इसलिए पांडव महाभारत जीते। बर्बरीक ने जो बताया उसमें कृष्ण ही महाभारत लड़ रहे थे, वही विनाश कर रहे थे, अर्जुन तो निमित्त मात्र थे। अब एक और सीन इसी में जुड़ता है। वहाँ महल के अंदर धृतराष्ट्र और संजय बैठे हैं। संजय ने अपने हिसाब से उस महाभारत को देखा और धृतराष्ट्र को सुनाया। उनका विज़न भी कुछ बाकी लोगों से मैच कर रहा था। तो सबके देखने का, कहानी को सबको समझने का अपना अपना एक एरिया है। किसका IQ लेवल कैसा है, किसने उस बात को किस तरीके से समझा है, इस बात पर सारा का सारा जो दृष्टांत है वो डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से सुनाएगा। व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आती है जिसमें एक आदमी को मार रहा होता है।
जबकि उसी का दूसरा एक चित्र दिखाते हैं तो एक आदमी कैमरा लेके भाग रहा होता है और दूसरा आदमी उसके आगे आगे भाग रहा होता है और उसके जूते का जो शैडो बन जाता है, परछाई, वो इस प्रकार की बनती है जिससे ये लगता है कि वो आदमी कैमरे वाले पर आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। तो अब इस वाली कहानी को हम समझते हैं। हमारी संस्कृत की जड़ में पुराणों का बड़ा सहारा है। पुराणों ने वेदों की बातों को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया है और पुराणों से ही हम दृष्टांत उठाते हैं। सभी दृष्टांत ही हैं, किसी न किसी कहानी के माध्यम से ही हमको हर बात समझाई गई। राह दिखाने का काम प्रत्येक समय व मनुष्य को पुराणों व वेदों के माध्यम से ही होता है। वेदों ने ही मनुष्यों को आगे की चीज़ों के बारे में या किसी भी परिस्थिति से निपटने के बारे में कैसे करें, कैसे निपटें, उस बात से, कुछ समस्या से कैसे निपटें, इसके बारे में वेदों ने ही हमें काफ़ी कुछ बताया है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आजकल के प्रैक्टिकल वाले समय में कैसे बताया है, तो आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। रामचरितमानस में जब आप उसे खोलेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको राम शलाका मिल जाएगी। प्रश्न कुंडली होती है जिसमें अक्षर छपे होते हैं। आप एक एक अक्षर को आंख बंद करके टच करते जाएं और फिर उन्हीं अक्षरों को लिखते जाएं तो एक चौपाई या दोहा बनता है। वो प्रेजेंट में आपकी समस्या का हल बताता है कि आपका काम होगा नहीं होगा, आप सही रास्ते पे हैं नहीं हैं। अब बहुत सारे घरों में इसी से सारे बड़े फैसले ले लिए जाते हैं कि इस समय वो समय सही है या नहीं। उसकी ऐप भी आ गई है, आप राम शलाका के नाम से प्ले स्टोर पर डालेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी। वो आपको बता देगी कि रामचरितमानस जो आज से इतने पुराने समय में लिखी गई थी, अब इतना पुराना समय को कैसे आप जज करेंगे, उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब रामचंद्र जी लंका से वापस आए उसके बाद उनका जो शासनकाल रहा वो लगभग, जो सारा कुछ सुना सुनाया नहीं है, कुछ कुछ लिखा भी है कहीं कहीं। अब मुझसे आप प्रमाण मांगेंगे तो मैं नहीं कह सकता, पर जिस हिसाब से हम सुनते आते हैं सभी को, उससे हमको जो सुनने को मिला है अभी तक, उसमें ये था कि रामचंद्र जी का जो युग था उस युग को बीतने में 20,000 साल लगे। मतलब रामचंद्र जी का जो रजवाड़ा रहा वो 20,000 साल रहा और उसके बाद लवकुश जी भी बहुत लंबे समय तक रहे और उन्होंने बहुत सारी मूर्तियों का जो है वो शिलान्यास किया, स्थापना की, बहुत मंदिर बनवाए, बहुत सारा कुछ उन्होंने काम कराया। तो बहुत लंबा टाइम हो गया। तब रामचरितमानस उसके बाद लिखी गई और वो रामचरितमानस आज भी कलयुग के समय में बिल्कुल प्रैक्टिकल राम शलाका, आप सवाल पूछ के उसको टच करिए, आपको जवाब दे देगा और आने वाले समय में आपको वैसा ही घटित होता हुआ मिलेगा। अब मन में सवाल सोचना होता है, कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि आपको बाद में कहेंगे कि देखो ये तो कह रहा था कि नहीं होगा और हमने तो सवाल ये पूछा था। तो वो ऐसे जो घृणित लोग हैं उन तुच्छ लोगों से हम नहीं लड़ें तो अच्छा है। मत्स्य पुराण में एक कथ्य का वर्णन है कि अंधकासुर नाम का असुर भगवान भोले भंडारी शिव को प्रसन्न करने में सफल हो जाता है। तभी भगवान शंकर से वह यह वरदान पाता है कि वह सभी लोगों को खा सके। सभी लोगों को मतलब आप समझिए कि एक कहानी है जिसमें काली जी हैं, लाल आँखों के साथ में, लाल जीभ है, उनके कटोरे में खून भरा है, एक हाथ से उनके एक हाथ में सर है। ये एक ऐसी प्रतिमा हम देखते हैं मंदिरों में, कहीं भी पूजा होती है वहाँ पे काली जी को जहाँ भी पाते हैं वहाँ पर ऐसे ही हम एक फ़ोटो को देखते हैं। उसको अगर कहें तो काली जो है वो सारी जितनी भी निगेटिविटी है उसको
ख़त्म करने का काम करती हैं। जितने भी ऐसे आज की डेट में एक ब्लैक होल मिला है साइंटिस्ट लोगों को कि ब्लैक होल जो है वो अपनी जगह पे फिक्स है, और जितने भी ऐसे प्लैनेट हैं, जितने भी ऐसे ग्रह हैं जो अपने आप में ही जल गए, उनके अंदर इस तरीके का घूर्णन हुआ कि वो अपने आप में ही जल के नष्ट हो गए, ऐसे सभी उल्कापिंड्स, ऐसे सभी जो गैस के जॉइंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे जो बड़े बड़े ग्रह हैं जो नष्ट हो गए, वो सारे ब्लैक होल में जाके समा जाते हैं। ब्लैक होल लेकिन अपने आप सब कुछ नहीं खा रहा है, साइंस की बात है, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे ही अंधकासुर को ये वरदान भगवान शंकर ने दिया कि वो लोगों को खाए। सभी लोगों में शायद ये लिखना छूट गया, ये समझाना, शायद समझना साइंस प्रैक्टिकल उस समय नहीं दे पा रही होगी, तो शायद ऐसा कुछ रहा होगा कि ये समझाना शायद छूट गया कि जितने भी नष्ट होते हुए ग्रह हैं उन ग्रहों को खाए। तो जो भी चीज़ ब्लैक होल में समाती है वो नष्ट हो जाती है। लाल लाल जितने भी उल्कापिंड हैं, लाल जितने भी ग्रह हैं, वो सारे ब्लैक होल में समाते हैं। तो ब्लैक होल को ही महाकाली कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए। कहानी में तो आपको एक पात्र बनाना पड़ता है, उस पात्र के द्वारा आपको किसी भी कम पढ़े लिखे इंसान को समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए सिंबॉलिक कहानी बनाई गई जिसमें महाकाली ने बहुत सारे जो राक्षस थे, जो जल रहे थे, जो काले हो गए थे, या जो ज़ीरो ग्रेविटी वाले थे, जो दूसरे ग्रहों को नुकसान पहुंचाने वाले थे, जहां पर जीवन था, उन सभी को काली ने खाने का काम किया। आज की डेट में ब्लैक होल वही काम कर रहा है। तो वह सभी लोगों को खा सके, बाकी सब तरफ वह जब तबाही मचाने लगा और उसके बाद वो पृथ्वी की तरफ बढ़ा कि पृथ्वी को भी खाऊंगा, पृथ्वी को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास शुरू करता है, तभी देखिए वो एनर्जी फोर्स तभी डेवलप होता है जब ब्लैक होल तभी उस चीज़ को अपनी तरफ खींचता है, जब कोई ग्रह अच्छे चलते हुए, जहाँ पे बहुत कुछ जीवन चल रहा है, उस ग्रह की तरफ नेगेटिविटी जब बढ़ती है तो उसको सक करने का काम ब्लैक होल करता है। तो जैसे ही जब तक सभी लोगों को खा रहा था, या ऐसे समझिए कि नष्ट होते हुए ग्रहों को, उल्कापिंडों को ब्लैक होल अपनी तरफ खींच रहा था, तब तक तो कोई बात नहीं थी। पर जैसे ही वह पृथ्वी की तरफ चलता है और पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तभी सारे देवता उसे गिरा कर उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं। अब आप इसको किस तरीके से लेंगे? पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण है, अपनी एक पावर है, सभी ग्रहों का अपना एक ग्रेविटी एरिया होता है, उसका फोर्स होता है। तो वो सब कुछ अपने उनका जो अपना ब्रह्मांडीय क्षेत्र है पृथ्वी का, उस पर जितनी भी चीज़ें पॉजिटिव थी, उन्होंने अपने समीकरण को इस तरीके से बनाया, उसका इम्पैक्ट आता है। उससे आप समझिए कि बगल से भी अगर ग्रह निकल जाता है तो भी आप उसको यही कहेंगे कि वो पृथ्वी की कक्षा में आया। तो पृथ्वी की कक्षा की तरफ कोई उल्कापिंड बढ़ा और कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही वो डाइवर्ट हो गया, या किसी और फोर्स की वजह से ब्लैक होल की तरफ चला गया, तो इसको समझाने का प्रयास इस तरीके से किया गया कि उसको बाकी जितने भी और फोर्सेस थे उन्होंने उसको दबा दिया, या वो फोर्स इस तरीके का था कि पृथ्वी की कक्षा में आया, पृथ्वी में आया और आके मिट्टी में जमींदोज़ हो गया, और उसके ऊपर से और बहुत सारी चीज़ें उसको दबा ले गई। जब 45 वो पॉइंट्स बने जो इस दृष्टांत के माध्यम से उन्होंने उस पूरे
राक्षस के ऊपर, अब इसमें तो राक्षस ही लिखता है ना, तो उसको दबा लिया और उन 45 फोर्सेस ने उसको अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद उन सभी फोर्सेस को, उन सभी एनर्जी पॉइंट्स को, उन सभी देवताओं को, जिसमें राक्षस भी थे, कुछ अच्छी कुछ बुरी, दोनों चीज़ें सब जगह रहती हैं, उन्होंने उस पर कंट्रोल पाया और बाद में उसी के ऊपर उन देवताओं का, उन राक्षसों का पूज्य स्थान बन गया, जिसे वास्तुपद अभी पढ़ाया जाएगा, अगली हेडिंग उसी की है, तो वो बना। ठीक, तो एक ये भी कहानी मिलती है, एक पहले वाली कहानी भी है जो पहले बताई थी। अगला हेडिंग है वास्तु 64 64 पद विन्यास। वास्तु शास्त्र के सैकड़ों आवश्यक नियमों में एक नियम पद विन्यास का भी है। वास्तुशास्त्र में इनकी भूखंड, दिशा, स्थान व नाम अलग अलग बताए गए हैं, जो कि 64 प्रकार के बताए गए हैं, जिनका ध्यान मकान बनाते समय अवश्यंभावी है। इसके लाभ मिलते हैं। वास्तु में 64 पॉइंट्स या 64 पद विन्यास, वास्तुशास्त्र के सैकड़ों आवश्यक नियमों में से एक नियम पद विन्यास का भी है। वास्तुशास्त्र में इनको भूखंड, दिशा, स्थान व नाम अलग अलग बताए गए हैं, इनके जो कि 64 प्रकार के बताए गए हैं। इनका ध्यान मकान बनाते समय अवश्यंभावी है। इसके लाभ मिलते हैं। जैसे जैसे डायगोनल बढ़ता है, जैसे जैसे ऊर्जा का क्षेत्र बढ़ता है, उसके हिसाब से अलग अलग सब जगह पर होते हैं। कहीं पर 45 होते हैं पद विन्यास, कहीं पे 64 होते हैं, कहीं पर 81 होते हैं। मंदिरों को अगर देखें तो शिवालयों में 101 भी होते हैं, 1001 भी होते हैं। स्थान कितना बड़ा है उसके हिसाब से एनर्जी कौन कौन सी कैसे कैसे जोड़ेंगे, उसके सबके अलग अलग तथ्य हैं। 64 पद विन्यासों में जितने भी नाम आते हैं, आगे चल के इनको विस्तार से समझेंगे। अगला हेडिंग ले लीजिए, वास्तु 81 81 पद, स्थान व निर्देश। मकान या घर बनाते समय भूखंड पर 81 देवताओं का पद स्थानों को मापन कर पूजन आवश्यक होता है। इससे शुभता आती है व देवताओं के पूजन पश्चात सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। मकान या घर बनाते समय भूखंड पर 81 देवताओं के पद स्थानों का मापन कर पूजन आवश्यक होता है। उस प्रक्रिया को कई तरीके से किया जा सकता है और कई तरीके की चीज़ें हैं जो पूजा के दौरान भी काम में लाई जाती हैं और वास्तु करने के समय पर भी उनका निदान किया जाता है। उनका जो प्रभाव है उसको समझ के आपके जीवन में क्या परिवर्तन करना है, क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके हिसाब से चीज़ों को करते हैं। अगला हेडिंग ले लीजिए, वास्तु देवता व मर्म स्थान।
आपको एक नक्शे के द्वारा वास्तु देवता के मर्म स्थान को समझाने का प्रयास किया गया है। मकान को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि भारी खंभा, टैंक या कोई चुभती हुई वस्तु इन मर्म स्थानों को ना दबाए और ना ही इन पर निर्माण हो, अन्यथा यह कष्टकारी होते हैं। मर्म स्थान का मतलब किस तरीके से आप इस बिना किसी चित्र को दिखाए हम समझाएं तो कैसे समझाएं, या आप कैसे समझेंगे? आप समझिए कि आपके शरीर के अंदर एक खोखली हड्डियों का, जॉइंट्स का एक पॉइंट लंबा है जिसमें टुकड़े टुकड़े अलग अलग गुड़िया जुड़ी है। उसको आपकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। पर ये सबसे पावरफुल है। अभी तक कुछ ही केस ऐसे हैं जो रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन के सफल हुए हों, और अगर ये बेकार हो जाती है तो फिर आदमी का जीवन कष्टों भरा हो जाता है। रीढ़ की हड्डी को हमें समझना होगा। रीढ़ की हड्डी के साथ में ही हम 3 चीज़ें और पकड़ के चलेंगे। पहले की एक हेडिंग में हमने बात की है 3 नाड़ी और 10 चक्रों के बारे में। किसी भी बॉडी को काट के आप चेक करना चाहेंगे तो ये तीनों नाड़ियाँ आपको शायद नहीं मिलेंगी। फ़ोटो में ये नाड़ियाँ नहीं आएंगी। इसका कोई चित्र आपको एक्सरे के दौरान नहीं मिलेगा, पर ये काम करता है और इसका आयुर्वेद में बहुत स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है। एक नाड़ी होती है इंगला, दूसरी नाड़ी होती है पिंगला। ये आपके नॉस्ट्रल हैं। लेफ़्ट वाला चलता है तो इंगला, आपका राइट चलता है तो इंगला, आपका लेफ़्ट चलता है तो पिंगला, और दोनों एक साथ चलते हैं तो सुषुम्ना। ये नाड़ियाँ हो गई। इन्हीं नाड़ियों को आप अपने दिमाग में स्थान दीजिए कि आपके सहस्त्रारा चक्र, या आप समझें तो आपका जहाँ पे गर्दन का पॉइंट सिर के साथ, दिमाग के साथ जुड़ रहा है, वहाँ से एक रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। इसके राइट में एक इंगला की नाड़ी चल रही है और एक लेफ़्ट में पिंगला की नाड़ी चल रही है। और जितने भी पॉइंट्स हैं, हड्डियों के जॉइंट्स हैं, उन सारे जॉइंट्स वाले पॉइंट को आप एक एक करके मार्किंग में ले सकते हैं। अब इसी को आप समझिए कि एक आदमी आपके प्लॉट पे, पूरे प्लॉट पे, वास्तु पुरुष जिसे कहते हैं, वो लेटा हुआ है। तो अब उसके गर्दन के जॉइंट से लेके मस्तिष्क में जहाँ पे जॉइंट कर रहा है वो पॉइंट से लेके और रीढ़ की हड्डी नीचे कमर तक, बैकबोन जहाँ तक गई है आपके गुदा स्थान तक, वहाँ तक ये हो गया मर्म स्थान का क्षेत्र, मर्म स्थान का क्षेत्र। इसी तरीके से आपका नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट और इसी तरीके से साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट तक जाता है। अब इन स्थानों पर अगर आप खंबा, भारी सामान, सेप्टिक टैंक, किसी और प्रकार का गड्ढा, लिफ्ट का गड्ढा, ओटीएस बनाया है, उसका कोई गहरा करके कोई जिसे कहते हैं ना ड्रेनेज निकालने के लिए चैम्बर जैसा कुछ अगर आप बनाते हैं तो वो आपको आपके बॉडी में तमाम प्रकार के कष्टों को
देगा। आगे हम बात करेंगे द्वार प्रबंधन की, तो हेडिंग डाल लीजिए और हम अगले एपिसोड में इसकी बात करेंगे। आज की पढ़ाई यहीं तक। समय का ध्यान रखना चाहिए ना। एस्ट्रो वास्तु शुभम के नाम से हमारा ऑफिस है लखनऊ में, मोहान रोड पर। अभी कुछ एपिसोड ही पड़े हैं, मान के चलिए 22 एपिसोड अभी पड़े हैं, 22 दिन ही हुए हैं और आप लोगों ने हमको व्यस्त कर दिया है। लोगों के जीवन में वास्तु करके जो खुशी हमें मिलती है, उससे ज़्यादा खुशी हमको इस बात से मिलती है कि लोग वास्तु को अपना रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि हम विज़िट पे हैं और किसी के घर में वास्तु सलाहकार की तरह वहाँ पर वास्तु की सलाह दे रहे हैं कि जीवन कैसे चलाना है, क्या करना है, घर में कहाँ पे क्या तब्दीली करनी है। और ऑफिस से भी फ़ोन आ रहा है कि सर यहाँ पर कोई वेट कर रहा है। तो आप लोग जिस तरीके से वास्तु को अपना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। सभी को अपना जीवन बदलना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। लखनऊ वाले जितने भी लोग हमको बुला रहे हैं, वास्तु करवा रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। जो लोगों को अभी डाउट है या जो लोग अभी शायद अभी बुलाने की स्थिति में नहीं हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप अपने जीवन में बदलाव के लिए किसी वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करें। इसी के साथ यदि किसी के पास इस तरीके की प्रक्रिया करा के बुलाने का, फीस देने का पार्ट वो अभी नहीं कर पा रहे हैं और उनको सलाह चाहिए, तो अपने घर का नक्शा लेके हमारे हर शनिवार हर रविवार को जो वास्तु की फ्री सहायता दी जाती है, उसमें आके सहयोग ले सकते हैं। एस्ट्रो वास्तु शुभम आपको हर शनिवार हर रविवार निःशुल्क रूप से, बिना कोई पैसा लिए, बिना कोई फीस लिए, आपको वास्तु की सभी प्रकार से सहायता देता है, सलाह देता है। हम आपको आपके जीवन का सही रास्ता दिखाने का जो भी वास्तु के नियमानुसार सजेशन है वो आपको देंगे। एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग देख रहे हैं, वो लोग फेसबुक पेज से भी जुड़ें और जो लोग फेसबुक पेज पर हैं वो लोग यूट्यूब पे भी जाके देखें, क्योंकि जो लोग डाउनलोड करके देखना चाहते हैं उनको यूट्यूब सहयोग करेगा, और जो लोग वाईफाई है, उनको नेट की समस्या नहीं है, टाइम की समस्या नहीं है, वो लोग फेसबुक से भी देख सकते हैं। सेम वीडियो ही दोनों जगह पे अपलोड किया गया है। सभी लोगों का जो कोर्स है वो धीरे धीरे प्रगति पर है, आगे बढ़ रहा है। हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की। तो मिलते हैं